दोस्तों आज हम सोल्व करने वाले हैं जो 68वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम्स हुए हैं 12 जनवरी 2023 को। उसमें जो भी मैथ और रीजनिंग के 10 सवाल पूछे गए हैं वो सारे 10 सवाल आज हम इस वीडियो में सोल्व करके बिल्कुल शॉर्टली तरीके से बताने वाले कि कैसे आप बहुत ही कम समय में इन सारे 10 सवालों को सोल्व कर सकते हैं। और इससे ये फ़ायदा हुआ कि आप अपने जो भी मैथ और रीजनिंग के सवाल सोल्व किए हैं उसको आप जज कर पाएँ कि आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं इन 10 सवालों में। दोस्तों यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन कह रहा है यानी 31 क्वेश्चंस, जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि शब्द डायरी के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं चाहे उनके अर्थ हो या ना हो। जी हाँ, यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको आपको समझना होगा। आपने एक चैप्टर पढ़ा हुआ रीजनिंग में, उसमें आपसे कहा जाएगा कि कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि चाहे उनके अर्थ हो या ना हो। यानी कोई ज़रूरी नहीं है कि इन सारे लेटर का यूज़ करके हम एक ऐसा वर्ड बनाएं जिसका अर्थ निकले। इसमें कोई मैंडेटरी नहीं है, चाहे उसके अर्थ निकल भी सकते हो या ना भी निकल सकते हो। आप इन सारे लेटर का यूज़ करके कितने ऐसे शब्द बना सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आपको करना क्या होता है कि आपको सबसे पहले जो लेटर होता है उसको काउंट कर लेना होता है। यहाँ पे कितने लेटर दिए गए हैं आपके, तो जब यहाँ पे लेटर को आप काउंट करेंगे, गिनेंगे, तो आपके पास टोटल 5 लेटर हैं। तो 5 को आपको लिख लेना है, यानी जितने लेटर आपके दिए गए हों। उसके बाद आपको फैक्टोरियल का निशान लगा देना है। और फैक्टोरियल का निशान दोस्तों 2 तरीके से होता है। एक फैक्टोरियल इस साइन से जाना जाता है, या आपको फैक्टोरियल के लिए दूसरा साइन इसका यूज़ किया जाता है। राइट, ये दोनों फैक्टोरियल के ही सिंबल होते हैं। अब यहाँ से आपको 5 फैक्टोरियल का मान निकाल देना है। 5 फैक्टोरियल का मान कैसे निकालेंगे, तो जो भी आपको दिया गया है, यानी 5 दिया गया है तो 5 को लिखेंगे। उसके बाद एक घटते क्रम में लिखते चले जाएंगे और तब तक लिखेंगे जब तक हमारे पास 1 ना आ जाए। यानी 5 से पहले 4, 4 से पहले 3, 3 से पहले 2 और 2 से पहले 1। यानी 5 फैक्टोरियल को अगर हम तोड़ें तो वो मान हमें इतना देगा। और इसे जब आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 120। यानी आप डायरी जो शब्द है इससे आप 120 शब्द बना सकते हैं, चाहे उसके अर्थ निकल भी सकते हों अन्यथा नहीं भी निकल सकते हो। यानी आपके जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर। अब बढ़ते हैं अपनी अगली सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ पे आपसे रीजनिंग के सवाल पूछे गए हैं और यहाँ पे आपसे मिसिंग जो नंबर है वो पूछे गए हैं कि यहाँ पे जो व्हाट का निशान है वो मिसिंग जो लेटर है वो कौन सा यहाँ पे डिजिट आएगा। दोस्तों इसके लिए बहुत सारे नियम्स होते हैं और बहुत सारे माइंड्स अप्लाई करने होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो जो क्वेश्चन है इसमें कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, आपको करना क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट वाले जो भी दिए गए हैं उसको घटा लें। जैसे 44 और 37 का डिफरेंट निकाल लें, तो 44 माइनस 37 जब आप घटाएंगे दोस्तों तो ये आपका आ जाता है 7। अब आप मिडिल टर्म को देखेंगे तो यहाँ पे 49 है, तो कहीं ना कहीं आपका माइंड में आएगा कि दोनों का जो डिफरेंट है वो 7 आ रहा है। अगर हम इसको 7 से मल्टीपल कर दें तो ये हमें 49 की वैल्यू दे देगा। और ये 49 की जो वैल्यू होगी वो मिडिल टर्म आ रही है, यानी बीच की वैल्यू आ रही है। अब इसी तरह से नीचे वाले को आप एक बार जज करके देख लें। अब यहाँ से फिर से फर्स्ट एंड लास्ट को आप घटाएं, तो 58 माइनस 53 जब आप घटाएंगे तो आपको कितने का अंतर आ रहा है, 5 का। अब जब 5 का अंतर आ रहा है और मिडिल टर्म में आपको कितना है, 35, तो फिर आपके माइंड में आएगा अच्छा इसे भी अगर हम 7 से गुना कर दें तो ये हमारा दे देगा 35, यानी फिर से मिडिल टर्म मिल जाएगा। यहाँ से दोस्तों आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि फर्स्ट और लास्ट को घटाने के बाद अगर उस संख्या को हम 7 से मल्टीपल कर दें तो जो बीच वाली संख्या होती है वो मिल जाती है। यानी फर्स्ट और लास्ट का जो डिफरेंट होगा उसको अगर हम 7 से मल्टीपल कर दें तो हमारा मिडिल टर्म जो होता है वो मिल जाता है। अब ऊपर और नीचे में ये चीज़ें प्रूफ हो चुकी है। इसी चीज़ को हमको बीच वाले जो लेटर दिए गए हैं इसके साथ अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है 52 और लास्ट जो है वो 41, दोनों को आप यहाँ पे जब घटाएंगे तो आपका 11 आएगा। और आप कितने से गुना करते जा रहे थे सब में, 7 से, तो 11 को अगर 7 से गुना करेंगे तो आपके आ जाएंगे 77। और ये 77 कौन सा टर्म देगा, मिडिल टर्म। तो यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है, जो वाट का निशान है, यहाँ पे आपके 77 जो। तो 33 नंबर सवाल देखेंगे दोस्तों। यहाँ से आपसे कहा जा रहा है कि दी गई श्रृंखला में समान पैटर्न का अनुसरण करते हुए लुप्त संख्या ज्ञात करें। अब यहाँ से दोस्तों कह रहा है कि जो नीचे दिए गए जो संख्या है सब किसी न किसी पैटर्न को फॉलो करते हैं और उसी क्रम को फॉलो करते हुए आपको अगला जो वाट का निशान है यानी उस पर कौन सी संख्या आएगी वहाँ पे वो संख्या मालूम करना है। अब दोस्तों ये जो है वो रीजनिंग का सवाल है। अब यहाँ से आपको करना क्या होता है कि अगर पहली नज़र में आपको संख्या देख करके कुछ समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है।
अगर कुछ भी ना समझ में आया तो आपको करना क्या होता है कि उन सारे संख्याओं के बीच का अंतर आपको निकाल लेना होता है। इससे चीज़ें बहुत साफ़ हो जाती है। जैसे 15 और 20 के बीच अगर हम देखें अंतर तो वो आएगा 5। 20 और 32 के बीच का अंतर देखें तो 12। 32 और 62 के बीच का अंतर देखें तो 30। और इसी तरह से 62 और 118 के बीच का जो अंतर होगा वो आ जाएगा आपका 56। और 118 248 के बीच का जो अंतर आएगा दोस्तों वो आ जाएगा आपका 130। अब इन सारे संख्याओं को जब देखेंगे तो अभी भी आपको कुछ पता नहीं चल रहा होगा कि इस किस पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा है। अब यहाँ से आपको एक चीज़ हम बताते हैं, आप ध्यान देंगे। 5 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 दूना 4 1 5। 12 को आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 3। इसी तरह से 30 को लिख सकते हैं आप 5 का स्क्वायर प्लस 5। 56 को लिख सकते हैं आप 7 का स्क्वायर प्लस 7। 130 को लिख सकते हैं आप। अब यहाँ पे देखेंगे आप गलती क्या करेंगे। 130 को आप क्या लिख सकते हैं, जैसे अब यहाँ से सीक्वेंस देखेंगे 2 3 5 7। 7 के बाद आप क्या देंगे 9, तो 9 का स्क्वायर प्लस 9 आप कर लेंगे तो 9 9 81, 81 9 कितना हो जाएगा 90। जबकि यहाँ पे कितना आपको मिलना चाहिए था 130, यानी ये पैटर्न यहाँ पे फॉलो नहीं होगा। जो आप 9 का स्क्वायर प्लस 9 कर रहे हैं ये चीज़ें नहीं होगा, क्योंकि इसके हिसाब से आपको 90 आ रहा है, लेकिन आना चाहिए 130। अब दोस्तों यहाँ पे दूसरे तरीके से आप सोचने की कोशिश करें। देखेंगे 2 है जो स्क्वायर वाला है, सिर्फ आपको उस पर नज़र दौड़ाना है कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, यानी 2 3 5 7। इसके बाद आपको क्या आता था 9, तो 9 पे आपने चेक किया कितना दे रहा है 90, तो ये तो होगा नहीं। दूसरे हिसाब से सोचें 2 3 5 7, सब कैसे संख्या का श्रृंखला चल रहा है, अभाज्य संख्या का। अब यहाँ से देखें ये सारे के सारे आपके अभाज्य संख्या हैं, यानी 2 3 5 7 अभाज्य संख्या। अगला जो 9 आता है वो भाज्य हो जाता है, तो 9 के बाद अभाज्य संख्या कौन सा आएगा 11। तो आप क्या कर ले 11 का स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर 11 का स्क्वायर करेंगे, फिर से सोचेंगे कि 1 जुट रहा था 3, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, तो 7 के बाद कितना आएगा 9, तो यहाँ पे 9 आप जोड़ दें। अब यहाँ पे देखिए 11 11 121 और 121 और 9 कितना आ जाएगा आपका 130, तो 130 आपका है भी। अब इसी तरह से जो अगला डिफरेंट आएगा वो आपको देखना है कि यहाँ पे हम कितना लें। अब यहाँ पे दोस्तों क्या करना होगा, इस सीक्वेंस को आप पूरा कीजिए। तो 11 के बाद अभाज्य संख्या कौन सा आएगा 13, तो 13 का स्क्वायर कर लेंगे। और 9 के बाद कौन सा आएगा 11, यानी आप इसको सोल्व कर लेंगे तो 13 13 169 आप प्लस 11, तो ये कितना आ जाएगा 180, राइट। तो ये जो डिफरेंट यहाँ पे मिलेगा वो 180 का डिफरेंट आना चाहिए। अब 180 का डिफरेंट आना चाहिए तो पहला है 239, तो 239 और इससे 180 आपको ज़्यादा आना चाहिए, तो 8 8 4 12 और 3 1 4, यानी यहाँ पे कितना आना चाहिए था आपको 428। और 428 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 1, राइट। तो ये थोड़ा सा जो सीक्वेंस वाला क्वेश्चन था वो बहुत ही अच्छे लेवल्स के क्वेश्चंस डाले गए। बढ़ते हैं अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अब दोस्तों यहाँ पे 34 नंबर जो सवाल है ये भी आपका रीजनिंग का ही सवाल पूछा गया, और इस बार बहुत दिनों के बाद ऐसा देख रहे हैं कि बीपीएससी में मैथ से ज़्यादा सवाल रीजनिंग के डाले गए हैं। 68वीं बीपीएससी जो ये पेपर है मैथ से ज़्यादा रीजनिंग के सवाल इसमें डाले गए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो रीजनिंग है इसको कैसे करना है वो देखेंगे। आपको कह रहा है यदि किसी कूट भाषा में यदि फास्टर को इतना लिखते हैं और मंक को इतना लिखते हैं तो गाइड को इस भाषा में कैसे लिखेंगे। और ये आपके सवाल जो है वो कोडिंग और डिकोडिंग एक चैप्टर है रीजनिंग में, उसी चैप्टर से लिए गए। अब दोस्तों यहाँ पे कोड किया गया है, आपको फास्टर को किसी न किसी कोड में आपको ये चीज़ें लिखा गया है। वैसा ही कह रहा है कि मंक जो है इसको कोड करके ये लिखा गया, तो आप गाइड को कोड करके उसी लैंग्वेज में क्या लिखेंगे। अब दोस्तों आपको कोड पकड़ना होता है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल हम ले रहे हैं, जो छोटा वाला है मंक वाला उसको लेते हैं, आप इसको भी चेक कर सकते हैं, सारे में वही पैटर्न फॉलो करेंगे। जैसे यहाँ पे हम इस साइड लिख लें, आपको मंक MONK, आपको इसको लिख रहा है वो क्या 15 16 14 12, ठीक है। कैसे लिख रहा है देखेंगे, एम लेटर है, एम का अपोजिट यानी इसका अपोजिट ले एम का, तो अपोजिट क्या होता है एन,
और एन का पोजीशन क्या होता है 14, चूँकि अल्फ़ाबेटिकली आप जाएँ तो एम जो होगा 13 पे आएगा और उसका जो अपोजिट होता है एन होता है, एन का जो पोजीशन होता है वो 14 होता है। और 14 में आप क्या किए हैं, एक जोड़ करके इसको क्या लिखे हैं 15, यानी एम के जगह पे आप क्या लिखे हैं 15, राइट। अब यहाँ पे ओ है तो ओ है, अब ओ जो होता है उसका जो पोजीशन होता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वो होता है 15। अब यहाँ पे आप क्या लिखे हैं 16, यानी आप जान लें कि इसका जो पोजीशन होता है, पोजीशन ओ का जो होता है वो होता है 15। आप इसमें क्या किए 1 जोड़ दिए, यानी ये हो गया 16। फिर से जो एन है तो एन का अपोजिट क्या होता है एम, तो एम जो होता है वो 13वें नंबर पे आता है, तो 13 नंबर पे आता है, लेकिन यहाँ पे कितना है 14, यानी फिर से आप इसमें क्या किए हैं 1 जोड़ दिए, तो ये हो गया 14। के है, के का जो पोजीशन होता है वो होता है आपका 11 और यहाँ पे 12 है, यानी आप इसमें 1 जोड़ दिए तो ये क्या हो गया 12। अब यहाँ से एक चीज़ समझिएगा, चूँकि हमको पैटर्न मिल चुका है कि इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा। अब वो कौन सा पैटर्न है, तो पहला जो भी लेटर होगा उसका हम अपोजिट लिखेंगे और अपोजिट जो भी लेटर आएगा उसके पोजीशन में 1 जोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद जो अगला होगा सिर्फ उसके पोजीशन में 1 जोड़ेंगे, ठीक है। फिर जो अगला होगा उसके अपोजिट के पोजीशन में 1 जोड़ेंगे, यानी यहाँ से एक सीक्वेंस चल रहा है कि पहला जो होगा, जो फर्स्ट लेटर होगा, फर्स्ट लेटर का क्या करेंगे अपोजिट, अपोजिट जो होगा उसमें हम 1 जोड़ देंगे, राइट। और सेकंड जो चल रहे हैं तो सेकंड में क्या होगा, सिर्फ जो पोजीशन होगा पोजीशन में 1 जोड़ देंगे, बस इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा। तो इसी तरह से आप गाइड को क्या लिख सकते हैं, देखेंगे GUIDE, गाइड को क्या लिखेंगे, तो पहला में क्या होना चाहिए कि जो भी पहला लेटर हो उसका अपोजिट लेना है पहले। तो जी का अपोजिट क्या होता है T, और T का जो पोजीशन होता है 20वां होता है। अब उसमें हमको 1 जोड़ देना है, तो क्या मिल जाएगा 21। तो 21 आप तीनों ऑप्शन में देखें अभी आपको किस में मिल रहा है, इसमें। तो जो समझदार बच्चे होंगे वो अभी भी इसको टिक करके निकल जाएंगे, आगे ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन हम चूँकि यहाँ पे आपको बता रहे हैं तो पूरी चीज़ों को चेक करके बताएंगे। U, तो U जो है वो अगला लेटर है, तो अगला लेटर में क्या करना होता है, सिर्फ उसके पोजीशन में 1 जुट रहा है, तो U का जो पोजीशन होता है वो होता है 21। तो 21 में अगर 1 जोड़ देंगे आप तो क्या हो जाएगा 22। तो अगला बार क्या लिखाएगा 22, तो देखिए यहाँ अगला बार क्या है 22। फिर हम अल्टरनेट चल रहे हैं, फिर अब क्या करना होगा, जो भी लेटर होगा उसके अपोजिट, यानी फिर से हम क्या करेंगे अपोजिट। तो I का अपोजिट क्या होगा R, और R का जो पोजीशन होता है वो 18, फिर 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 19। तो यहाँ पे जो होगा 19 सही है। फिर D, तो D का जो पोजीशन है वो क्या है 4, और 1 जोड़ देंगे तो क्या है 5 है। फिर E है, फिर से अपोजिट लेंगे, तो E का अपोजिट होता है V, राइट। तो E का अपोजिट होता है V, और V का जो पोजीशन होता है 22। तो 22 में अगर हम 1 जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा 23, यानी 23 है। यानी इस हिसाब से जो ऑप्शन हमारा होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा B। बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है मैथ का 35 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही आसान है और ये क्षेत्रमिति जो चैप्टर होते हैं उससे पूछे गए हैं। यहाँ पे कह रहा है दोस्तों एक आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है और उसका परिमाप जो है वो 26 सेंटीमीटर है, इसकी भुजाएं सेंटीमीटर में क्या होगी। अब दोस्तों देखेंगे, इसको हम चाहें तो सिर्फ 1 सेकंड में आंसर आपको टिक करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप समझ लें, कह रहा है एक आयत है, इसका जो क्षेत्रफल है यानी इसका जो एरिया है वो आपकी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर दिए गए हैं। इसका कुछ ना कुछ लंबाई भी होगा दोस्तों और कुछ ना कुछ चौड़ाई भी होगा, क्योंकि जाहिर सा बात है अगर आयत है तो उसमें कुछ लंबाई भी होगा कुछ चौड़ाई भी होगा। तो कह रहा है कि अगर उसके क्षेत्रफल 30 है और उसका जो परिमाप है वो 26 है, परिमाप का मतलब क्या समझें, परिमाप जो है वो 26 दे रहा है, यानी परिमाप बराबर आप जानते हैं 2 × L + B। तो परिमाप यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 × L + B, और परिमाप कितना है 26 है, यानी 2 × L + B की वैल्यू है 26। तो 2 से 2 काट दें, यानी L + B का जो वैल्यू होगा वो कितना आना चाहिए 13, यानी लंबाई चौड़ाई को जोड़ दें तो हम 13 आना चाहिए। अगर हम इस ऑप्शन का यूज़ कर लें तो हम यहाँ पे अगर लंबाई को और चौड़ाई को दोनों को अगर देखें तो पहला ऑप्शन को जोड़ते हैं, अगर लंबाई 10 होगा चौड़ाई 3 होगा तो लंबाई चौड़ाई क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा जोड़ करके, यानी ऑप्शन सही हो सकता है। अगर हम इसको देखें एक नज़र तो 6 5 लंबाई चौड़ाई का जोड़े तो 6 5 11, जबकि मेरा 13 आना चाहिए, तो ये होगा ही नहीं। 15 2 कितना 17 आता है, लेकिन हमारा कितना आना चाहिए 13, यानी ये होगा नहीं। अब यहाँ से आप चेक कर लें कि लंबाई चौड़ाई जो है वो 2 जोड़ करके कितना आना चाहिए 13, तो 10 और 3 अगर ये जोड़ते हैं तो 13 भी आ जाएगा।
लेकिन क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई अगर 10 होगा, चौड़ाई अगर 3 होगा, तो क्षेत्रफल 30 दे भी देगा। तो क्षेत्रफल 30 यहाँ पे आना भी चाहिए, यानी हर हालत में आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यानी जो आपका लंबाई होगा वो 10 होगा और चौड़ाई जो होगा वो 3 होगा, राइट। तो आपका जो क्षेत्रफल होगा वो 30 वर्ग सेंटीमीटर भी हो जाएगा और उसका जो परिमाप होगा वो 26 सेंटीमीटर भी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 36। ये भी आपके मैथ के सवाल है और ये प्रॉफिट एंड लॉस जो चैप्टर होते हैं उस चैप्टर से पूछे गए और बहुत ही छोटे से सवाल पूछे गए हैं, क्योंकि बीपीएससी मैथ में ज़्यादा लंबा नहीं पूछता है। तो यहाँ पे सिंपल सा ही मैथ उठाया है। कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% की छूट देता है जिसका अंकित मूल्य 400 रुपये है। यदि वह यहाँ पे छूटा हुआ एक 10%, सॉरी यहाँ पे जो आपका है वो 10% जीएसटी लेता है, तो उस वस्तु का अंतिम यहाँ पे फिर आप लिख लेंगे मूल्य, अंतिम मूल्य क्या है। ठीक है, कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% छूट देता है। अब दोस्तों कह रहा है कि अगर कोई दुकानदार है, उसके पास कोई भी वस्तु है, तो वो क्या करता है ना कि जितना भी उसके पास मार्क प्राइस है, अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस यानी एमपी, जो उस पर लिखा रहता है, कोई भी चीज़ का जो प्राइस लिखा रहता है उसको कहते हैं मार्क प्राइस। तो कह रहा है अंकित मूल्य उसके पास कितना है, 400 रुपये उस वस्तु का लिखा हुआ मूल्य है। कह रहा है वो 10% छूट देने की वादा करता है। तो 10% अगर छूट देगा तो बेचेगा कितने पे, 90% पे। क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो अगर 10% छूट देता है तो वो कितने में बेचेगा, 90% पे, यानी वो 90% पे बेचेगा। यानी कितने पे बेचेगा, 9 चौका 36 यानी 360 रुपये में बेचेगा। अब यहाँ पे देखेंगे, कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% की छूट देता है जिसका अंकित मूल्य 400, यानी अगर उस वस्तु का जो प्राइस लिखा हुआ है वो है 400 रुपया, तो 10% छूट देगा, तो 10% छूट देगा यानी 90% पे बेचेगा, यानी वो कितने पे बेचेगा, 360 पे। लेकिन कह रहा है भैया हम 360 पे बेचेंगे, लेकिन कह रहा है कि ठीक है कस्टमर से हम कितना लेंगे, 10% जीएसटी भी लेता है, यानी 360 में तो अगर हम जीएसटी ना लें तो हम आपको देंगे, लेकिन हम 10% आपसे जीएसटी भी लेंगे। तो 10% अगर आप जीएसटी लेंगे तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, और 10% जीएसटी लेंगे तो कितना ले लेंगे आप उससे, 110%, यानी 100 प्लस 10 110, 0 0 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, यानी 36 को आप 11 से गुना कर लेंगे, तो 36 से 11 से गुना करेंगे तो आपको 396 रुपये आएंगे। यानी अब वो फाइनली आप कस्टमर को कितने रुपये में देंगे, 396 रुपये में। वही चीज़ यहाँ से पूछा था, तो उस वस्तु का अंतिम मूल्य क्या होगा, यानी अंतिम मूल्य किस रेट पे आप देंगे कस्टमर को, तो हम भैया उसको देंगे 396 रुपये पे, राइट। तो ये आपके ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाते हैं। अब यहाँ से बढ़ेंगे अगली सवाल की तरफ। यहाँ पे एक रीजनिंग का सवाल है और यूँ बात कर लें तो ये आपको जीके जीएस से रिलेटेड सवाल है, लेकिन एक्चुअली इस तरह के जो सवाल होते हैं वो रीजनिंग से ही पूछे जाते हैं। तो रीजनिंग का ये आपको कह रहा है कि एक सार्थक क्रम लिखें, सार्थक मतलब एक उसका अर्थ निकल सके। तो सबसे जो पहला और सबसे जो बड़ा पोस्ट होता है उसके हिसाब से आप रैंकिंग किया गया। सबसे पहला जो रैंक आएगा वो राष्ट्रपति का, यानी राष्ट्रपति से बड़ा कोई नहीं होता। उसके बाद कौन सा आता है, उपराष्ट्रपति। तो पहले राष्ट्रपति आ जाएगा यानी 2 ऑप्शन, दूसरा नंबर, उसके बाद कौन आएगा, उपराष्ट्रपति यानी पहला, और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बाद किसका नंबर आता है, तो प्रधानमंत्री का यानी चौथा। प्रधानमंत्री के बाद अगर किसी का नंबर आता है तो अध्यक्ष का, चाहे वो लोकसभा अध्यक्ष हो या फिर राज्यसभा अध्यक्ष हो, तो इसके बाद तीसरा। इसके बाद जो संसद होते हैं वो सबसे लास्ट में आ जाएंगे यानी 5वां। आप ऑप्शन मिला लें 2 1 4 3 5, कौन सा ऑप्शन में है, 2 1 4 3 5, 4 3 5 यानी ऑप्शन नंबर सी में, राइट। यहाँ पे दोस्तों 38 नंबर जो सवाल है वो देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि रेशमा अपनी संपत्ति का 1/4 एक धर्मार्थ संगठन को देती है और बची हुई संपत्ति को अपने 3 बच्चों में बराबर बांटती है। प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली संपत्ति का भाग होगा। यानी ये जो चैप्टर्स पूछे, ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो नंबर सिस्टम जो चैप्टर है उस चैप्टर से क्वेश्चन को उठाए गए। अब कह रहा है रेशमा के पास जो भी संपत्ति था, जो भी प्रॉपर्टी था, उसका 1/4 वो है ना कोई धार्मिक संगठन को देती है। यानी हम मानते हैं कि रेशमा के पास टोटल 1 रुपया है, ठीक है। हम मान के चल रहे रेशमा के पास टोटल कितना रुपया है, 1 रुपया। आप मानने के लिए x भी मान सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। 1 मानने से थोड़ा सा चीज़ें शॉर्ट हो जाती है। तो मानते हैं कि रेशमा के पास टोटल जो धन है वो 1 रुपये का है,
लेकिन जो भी उसके पास धन था उसमें से 1/4 धर्मार्थ संगठन को देती है, यानी धर्मार्थ संगठन है उसको जितना प्रॉपर्टी था उसका 1/4 दे दिया। यानी अगर 1 रुपया है तो 1 रुपया का 1/4 यानी 1/4 धर्मार्थ संगठन को दे दिया। अब जो उसके पास शेष राशि बचा, तो शेष कितना बचा, अब आपको शेष निकालने का जब भी ज़रूरत पड़े तो आप क्या करेंगे, नीचे वाले में से ऊपर वाले घटा लें। यानी 4 में से 1 चला गया कितना, 3, और नीचे जो रहे उसे आप नीचे रहने दें। यानी अगर हम पूछें कि शेष अब कितना बचेगा 1/4 देने के बाद, तो 3/4, राइट। इसको कैसे निकालते हैं, तो नीचे और ऊपर वाले का जो डिफरेंट होता है वो ऊपर में लिखते हैं, नीचे वाले को नीचे लिखते हैं। यानी अब रेशमा के पास कितना पैसे बच गए, 3/4। अब कह रहा है कि प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली संपत्ति का भाग निकाले, लेकिन तीनों बच्चों में क्या वो करती है, वो बराबर बराबर बांटती है। यानी शेष अब उसके पास जो धन था रेशमा के पास वो कितना है, 3/4, और उसके पास 3 बच्चे हैं और तीनों को बराबर बराबर बांटेगा। तो क्या करेंगे, 3 से भाग दे देंगे, क्योंकि 3 बच्चे हैं और तीनों को बराबर बराबर मिलना चाहिए। तो 3 से 3 कट जाएगा, यानी क्या बच जाएगा, 1/4। यानी सबको कितना मिल जाएगा, 1/4। तो यहाँ पे 1/4 को आप कह सकते हैं 1/4, यानी ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों यहाँ पे 39 नंबर सवाल आपसे क्या कह रहा है, 39 नंबर सवाल आप पढ़ेंगे तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। मतलब 3 ऑप्शन या 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन जो भी दिए गए हैं उसमें आपको देखना है कि कौन सा कथन असत्य है। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है कि प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज होता है, प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज होता है, तो सही है। कैसे, अब यहाँ पे देखेंगे वर्ग और समचतुर्भुज का बात कर रहा है, तो हम एक वर्ग का डायग्राम बना लेते हैं और एक समचतुर्भुज का डायग्राम बना लेते हैं। क्योंकि डायग्राम से आपको समझना बेहतर आसान होगा। तो ऊपर वाला मेरा जो है वो वर्ग है और ये जो है वो समचतुर्भुज है, राइट। ये हमारा समचतुर्भुज है। अब यहाँ से कह रहा है कि प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज होता है, हाँ या ना। अब देखेंगे वर्ग और समचतुर्भुज में क्या अंतर होता है कि वर्ग का प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, राइट। और समचतुर्भुज का जो प्रत्येक कोण होता है वो अलग अलग होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि 90 डिग्री हो, वो सब अलग अलग होता है। लेकिन वर्ग के जो भी भुजा होते हैं, चारों भुजा वो बराबर होते हैं। वैसे ही समचतुर्भुज के भी चारों भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कि प्रत्येक जो वर्ग होता है वो एक समचतुर्भुज होता है, यानी प्रत्येक वर्ग को हम समचतुर्भुज कह सकते हैं, लेकिन प्रत्येक समचतुर्भुज को हम वर्ग नहीं कह सकते हैं, राइट। तो ये ऑप्शन हमारे सही है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, तो वर्ग हमारा बना हुआ एक आयत हम देखते हैं, बनाते हैं। अब आपसे कह रहा है क्या प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, हाँ या ना। तो ये हमारा आयत है। तो आयत में जो चारों एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, वर्ग में भी चारों एंगल 90 डिग्री का होता है। आयत जो होता है उसमें आमने सामने के भुजा क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं और एक दूसरे के समानांतर होते हैं। तो प्रत्येक वर्ग जो होता है वो एक आयत होता है। क्योंकि प्रत्येक वर्ग, अगर वर्ग को हम आयत कह सकें तो बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि इसमें भी दोनों भुजा एक दूसरे के क्या होते हैं, समानांतर होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। और चारों एंगल इसमें भी 90 डिग्री होते हैं, इसमें भी 90 डिग्री होते हैं। तो प्रत्येक वर्ग को हम एक आयत कह सकते हैं, लेकिन प्रत्येक आयत को हम एक वर्ग नहीं कह सकते। तो ये हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन ये भी सही होगा, क्योंकि प्रत्येक वर्ग को हम एक आयत कह सकते हैं। अब तीसरा नंबर सा ऑप्शन है कि प्रत्येक समचतुर्भुज एक समानांतर चतुर्भुज होता है, हाँ या ना। देखते हैं प्रत्येक समचतुर्भुज यहाँ पे डायग्राम मैंने बनाया, कह रहा है एक समानांतर चतुर्भुज होता है, हाँ या ना। तो समानांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं उसका डेफिनेशन जानेंगे। तो समानांतर चतुर्भुज का डेफिनेशन कहता है कि आमने सामने की भुजा एक दूसरे के समानांतर होती है, राइट। अब यहाँ पे देखेंगे ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या एक दूसरे के समानांतर है, ये भुजा और ये भुजा एक दूसरे के क्या है, समानांतर है। तो आप कह सकते हैं कि प्रत्येक समचतुर्भुज जो होती है वो एक समानांतर चतुर्भुज भी होती है। यानी यहाँ से मोटा मोटी हम बात कर लें तो तीनों ऑप्शन मेरे क्या मिल गए, सही मिल गया। तो इसमें से तो कोई भी असत्य है नहीं। तो जब कोई असत्य नहीं है तो ऑप्शन नंबर ई मेरा हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी जो ऊपर दिए गए हैं उसमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो सत्य नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब इसके बाद दोस्तों एक 40 नंबर सवाल आता है, वो रीजनिंग का आता है।
ये भी मैं बता सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं इस क्वेश्चन का आंसर पाना तो आप लोग कमेंट में अपनी अपनी राय दें। जैसा रिस्पांस देखेंगे हम उस तरह से वीडियो आप लोगों के लिए बना देंगे एक अलग से इस सवाल के लिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फिर मिलेंगे आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।